कुछ दिनों से मीरा बहुत परेशान थी। उसकी शादी के बाद जब जब वो अपने मायके अपने भाई भाभीयों से मिलने के लिए जाती तो सब उसे खूब लाड प्यार करते, उसकी खूब खातिरदारी करते। पर कुछ समय से वो उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसीलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहुआ, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? मुझसे कहो, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी, शादी से पहले भैया भाभी मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करते और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते और मुझे उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू, ये तुम्हारे मन का वहम। पहले तुम उनके साथ रहती थी ना, तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता था। अब तुम उनसे दूर हो, इसलिए तो उन्हें ज्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में होगा। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ, इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। अरे घर पर तो ताला लगा हुआ है, हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, निशा भाभी के मोबाइल पर फोन करती हूँ। मीरा अपनी बड़ी भाभी को फोन मिलाती है, पर फोन ही नहीं मिल रहा था। तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बिटिया, कैसी हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ आइडिया है कि भाभी कहाँ गई है? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। वो तुम्हारे भतीजे ऋषि का बर्थडे है ना, वही मनाने के लिए गए हैं। विदेश गए हैं? मुझे बताया भी नहीं। आ जाओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। पूरे रास्ते कुछ न कुछ सोचती रही। अजय भैया और विजय भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं। पर विदेश ट्रिप में बर्थडे के लिए फिर उनके पास पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि घूमने जा रहे हैं, वो भी देश से बाहर, विदेश में। मुझे एक बार फोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रही। जैसे वो वापस ससुराल पहुंची तो उसकी सास और पति दंग रह गए। अरे मीरा, तुम वापस आ गई? तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना? क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए। सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके दोनों भैया और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ, कम से कम एक फोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का खर्च उठाया था। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है। यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तो तुम दोनों की लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, न तुम्हारे ससुर जी ने और ना ही अमित ने। छोड़ो विमला, ये सब कहने की क्या जरूरत है? बहू पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बातें सुनकर ये और परेशान हो जाएगी। अब कोई नहीं, मीरा हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या जिसके मायके वालों का, बात एक ही है। अगले 1 महीने तक मीरा के भाई भाभीयों ने एक भी फोन नहीं किया। अचानक 1 महीने बाद एक दिन जब मीरा अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दी, पर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगी। सुनो, ये तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना? इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए, पर इन्होंने आकर भी मुझे फोन नहीं किया। चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो? रहने दो। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जरा पूछो तो, वो मेरी भाभियां हैं, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियां उसे देखकर इग्नोर
इग्नोर करके चली जाती है। निशा भाभी, अलका भाभी, इधर। अरे मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये माजरा क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ। देखो उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी। चलो अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो ये सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं क्या पता वो खुद फोन कर ले। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फोन उसके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है मीरा बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील को हायर कर लिया। मुझे बात ही समझ नहीं आई। अब मैं क्या ही बोलता कि मुझे क्यों हटा रहे हो। मेरा बोलना भी सही नहीं था ना। पर मैं ये तो कहूँगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। वो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीियों ने तुमसे बेईमानी की है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभीियों से ले सकूं। एक बार वो कहते तो सही कि बहन हम तुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है, वो माफी के लायक ही नहीं है। प्लीज अंकल मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा बेटी है। मीरा तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं अपने भाई भाभीियों से अपने पापा की जायदाद का हिस्सा जरूर लूंगी जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से मीरा को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो वो उसके नाम करके गए थे। पर मीरा को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है, भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कह मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभीियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी। अर्चना और सिमरन 2 सगी बहनें थीं। दोनों बहनें गरीब घर से थीं, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही उनकी शादी 2 सगे भाइयों से एक ही दिन कर दी। शादी के अगले दिन से ही दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम एक साथ खुशी खुशी करती और एक दूसरे से खूब बातें करती। उन्हें एक साथ हंसता खेलता देख एक रोज उनकी सास कुंती देवी सोचने लगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो 2 बहनों को बहू बनाकर घर ले आई। जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते। फिर एक रोज सिमरन अपनी बड़ी बहन से, दीदी आज अमन जी की ऑफिस पार्टी है इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आप आज घर का काम अकेले ही संभाल लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप पार्टी एंजॉय करना। उसके जाने के बाद कुंती देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। वो बड़ी बहू के पास गई और कहने लगी, अरे बड़ी बहू देख तो सिमरन सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ कर गई है, अब तुझे ही धोने पड़ेंगे। अब तू कब इन्हें धोएगी, फिर कब खाना बनाएगी और बाकी काम करेगी। वो महारानी तो वहाँ पार्टी एंजॉय कर रही है, तू बेचारी घर पर बर्तन खींचेगी। अरे वो चाहती तो तुझे भी साथ ले जा सकती थी। हाँ जी, वो देवर जी के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम।
हाँ हाँ चल उसकी तरफदारी करना बंद कर और काम पर लग जा। इसी तरह कुंती देवी की बातों को दोनों बहनें एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अमन की नौकरी चली गई। 3 महीने हो गए लेकिन कहीं भी अमन को नौकरी नहीं मिली और घर का सारा भार अकेले बड़े बेटे अशोक पर ही आ गया। फिर एक दिन सिमरन अर्चना के पास आई और कहने लगी, दीदी मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं शैम्पू लाने के लिए? सिमरन तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो, मेरे पास अब पैसे बचते ही कहाँ हैं, सारा पैसा तो घर खर्च में लग जाता है। मेरा तो खुद नारियल तेल खत्म हो गया है, इसलिए मैं सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। सिमरन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुंती देवी अर्चना से कहती है, मेरा बड़ा बेटा बेचारा अकेला पिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। इतना ही शौक है तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती? एक की कमाई से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, जिस वजह से घर में परेशानी बढ़ती जा रही थी और अपनी सास की बातें अब अर्चना को भी सही लगने लगी थी। उसका पति घर चलाता था, इसलिए अर्चना भी अब घर के कामों से काम चोरी करने लगी। फिर एक रोज, दीदी चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं? अब क्या तेरे पति के पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपए खर्च कर सके? अरे कब तक हम यूं ही दूसरों का बोझा ढोते रहेंगे? आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है, कुछ बचत करनी है। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन के दिल को गहरी चोट पहुंची और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति को सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटियां खिलाती रहेंगी? अब हमें भी कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही। हम करें तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करें? वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सिमरन ने अर्चना को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब इससे घर का राशन पानी ले आते हैं। आप मुझसे नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती? देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। मैंने तुझे कब अपनी देवरानी समझा मेरी बहन? माना कि हम दोनों की ससुराल एक है, लेकिन हम हमेशा बहन ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती सिमरन, तो तुम कैसे अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान पाती? ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम किसी पर आश्रित ना रहो। अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहना, मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा माँ, 2 बहनों का एक ससुराल होने का फायदा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े।